ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः द्वितीयः पादः समास प्रकरणं कक्षा संख्या 46 को आज हम पढ़ेंगे। 45 कक्षाओं को पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में कॉलम बने हुए हैं, वहां पर आपको सभी कक्षाएं क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगी। और मित्रों, इस कोर्स के माध्यम से, व्याकरण की श्रृंखला के माध्यम से हम भारतवर्ष के अंदर 1 करोड़ विदुषी और विद्वान को तैयार करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपसे एक ही निवेदन है कि आप यदि संस्कृत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप इन वीडियोज को अपने मित्रगण, अपने अध्यापकगण, अपने छात्रगण सबको सूचना दें, शेयर करें। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, संख्यया व्यया सन्नादूराधिक संख्या संख्ये ये सूत्र पढ़ाया था। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने क्लियर कर दिया था, सिद्धियां भी आपको करा दी थी मुख्य रूप से। ठीक है, अब है इसके आगे का बहुब्रीहि समास करने वाला सूत्र। दिङ् नामान्यन्तराले दिङ् नामानि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम अंतराले सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम समासः दिशां नामानि दिङ् नामानि षष्ठी तत्पुरुषः। दिशाओं का नाम, दिशाओं का नाम पूरब पश्चिम आदि होते हैं, तो दिग् नामानि वो शब्द हो गए। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है। अनुवृत्ति इसमें आती है बहुब्रीहि विभाषा सुप्त समासः, इसकी अनुवृत्ति आती है। चलिएगा, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। अर्थः दिङ् नामानि सुबन्तानि अंतराले वाच्ये परस्परं विभाषा समस्यन्ते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। दिशावाची जो सुबंत हैं, अंतराले वाच्य माने बीच को कहने के लिए, दो दिशावाची शब्दों का दो दिशाओं के बीच के स्थान को कहने के लिए क्या है,
विकल्प करके परस्पर समास को प्राप्त हो जाते हैं और वो बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर यदंतरालम ता दक्षिण पूर्वा दिक्। दक्षिण और पूर्व दिशाओं के बीच में जो अंतराल माने जो उनके दोनों के बीच में जो भाग है वह भाग कौन सी दिशा कहलाता है? दक्षिण पूर्वा दिक्। ठीक है, सामान्य मानिएगा ये है आपका पूर्व दिशा, ठीक है, और ये है आपकी पश्चिम दिशा, ठीक है, ये पश्चिम दिशा, और ये आपका हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, ये दक्षिण हो गया, दिख रहा होगा, वैसे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, अब जैसे पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी है? ये वाली है दिशा। इसको कहने के लिए ये दिशावाची शब्द है दक्षिण और पूर्व। दिशाओं के बीच में जो दिशा बीच की दिशा है उसको बोलेंगे दक्षिण पूर्वा दिक्। ठीक है, ऐसे ही पूर्वोत्तरा माने पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ये वाली। ठीक है, पूर्वोत्तरा दिक्, ये स्त्रीलिंग है क्योंकि दिक् आ रहा है, दिशा दिक् शब्द का स्त्रीलिंग है। उत्तर पश्चिमा दिक् माने उत्तर और पश्चिम ये वाली दिक्, इसको कहने के लिए। ठीक है, और पश्चिम दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण माने ये वाली दिशा, इसको कहने के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको नीचे नहीं कर सकता हूं। ठीक है, यहां देख लीजिए, उत्तर है इसके लिए, तो पश्चिम दक्षिणा दिक् बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं इसकी सिद्धियां हमने पहले की थी, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में इनकी सिद्धियां आपको कराई थी, परंतु तब ये सूत्र लगाया था, तब आपको ये सूत्र ठीक से समझ में नहीं आया होगा। अब आपको समझना है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सूत्र क्या करता है? दो दिशावाची शब्दों का परस्पर समास करता है, और वो दोनों दिशा किसको कहते हो? अपने को नहीं कहते हो। पूर्व दिशा पूरब को नहीं कहती हो, पूरब शब्द पूरब दिशा को नहीं कहता हो, दक्षिण शब्द दक्षिण को नहीं कहता हो। पूरब और दक्षिण के बीच के भाग को कहने के लिए अंतराले माने बीचे माने मध्य भागे, मध्य भाग को कहने के लिए। ठीक है, तो तब ये समास को प्राप्त होता है। चलिएगा अब आ जाइएगा, इसकी सिद्धियां 1-1-27 पर आपने की थी, मैं दिखा देता हूं आपको, आवृत्ति करा देता हूं। यहां पर हमने की थी विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ। ठीक है, देख लीजिएगा, तो यहां तो ये चतुर्थी का रूप था। क्या था? चतुर्थी का। हमें चतुर्थी का नहीं बनाना, अभी प्रथमा का बनाना है। यहां पर क्या था? उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर यदंतरालम उत्तरागस पूर्वागस। ठीक है, दिंग नामान्यंतराले, इससे इसी सूत्र से जो पढ़ रहे हैं उससे बहुव्रीहि समास हो गया था, क्योंकि ये दोनों शब्द क्या है? दोनों दिशाओं के बीच के भाग को कहने के लिए प्रयोग हो रहे हैं। फिर तद्य समासाच सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, लुक हो गया इनका, क्या बना? उत्तरा पूर्वा। यहां पर एक वार्तिक आपको हमने समझाया था, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुमद भावो वक्तव्य, कि जो वृत्ति मात्र में, वृत्ति मात्र माने व्यवहार माने समास वृत्ति है, कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति आदि है, वृत्ति है, तो क्या है उसमें सर्वनाम जो वाची शब्द होते हैं और उसमें उत्तर पद के परे रहते क्या होता है? पूर्व पद को पुमद भाव हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। तो ये उत्तरा शब्द क्या है? यहाँ पर
कैसा है, स्त्रीलिंग है, तो इसको क्या हो जाएगा वस्तुतः, ये उत्तरा को उत्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, बोलो। उत्तरा को उत्तर बन गया, तो उत्तर पूर्वा आ गया। ठीक है, अब ये उत्तर पूर्वा माने ये ह्रस्व हो गया, मानिएगा उत्तर पूर्व हो गया, सॉरी ये वाला उत्तर पूर्वा ये हो गया। अब क्या है, गोस्त्रीय और उपसर्जनस्य माने उपसर्जन माने बहुरी समास में सभी पद उपसर्जन संज्ञक होते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिग्नामानी प्रथमांत पद है, तो दिग्नामानी ये क्या है, ये प्रथमा, तो प्रथमा ये शब्द इन दोनों को कह रहा है, तो दोनों की उपसर्जन संज्ञा है, तो उपसर्जन संज्ञा है, उपसर्जन संज्ञा होने से क्या है यहाँ पर गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, क्या है, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य से क्या है, इसका उपसर्जन को क्या हो गया, ह्रस्व हो गया। क्या हो गया बोलो, ह्रस्व हो गया। अब यहाँ पर ह्रस्व हो गया क्योंकि उपसर्जन है और ये स्त्री प्रत्यंत शब्द है, तो हो गया ह्रस्व होकर के। फिर ये अब किसको कह रहा है, ह्रस्व हो गया उत्तर पूर्व, परंतु ये अब ये दिक को कह रहा है, दिक, दिक का ये विशेषण है। दिक शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग होने से फिर दोबारा आजाद तष्टाप से टाप आकर के, टाप का आ जुड़ करके उत्तर पूर्व बन जाता है। बस फिर यहाँ तो गे लाए, गे की जगह हम सु लाएंगे, यहाँ पे सु, और इसका हलग्याम जो दीर्घ सूत्र से प्रथम हल से लोप करके उत्तर पूर्वा बन गया। क्या बन गया बोलो, उत्तर पूर्वा। ठीक है, और यहां पर एक बात का ध्यान रखना होगा मित्रों, इसमें यहां पर लिखा नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं, और यदि आपके मन में प्रश्न उपस्थित होता है तो आप उससे समाधान कर लेना, और नहीं तो मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। यहां पर दिग्नामानी अंतराले, जो दिग्नामानी शब्द प्रथमा से निर्दिष्ट है, और दिग्नामानी से यहां पर ये उत्तर पूर्वा दोनों शब्दों को कहा जा रहा है, उत्तरा पूर्वा दोनों को। ठीक है, दोनों की यहां पर उपसर्जन संज्ञा होती है। क्या होती है बोलो, दोनों की उपसर्जन संज्ञा होती है। अब उपसर्जन संज्ञा दोनों की है, एक इसकी उपसर्जन संज्ञा है, इसका तो यहां पर कार्य हो गया। ठीक है, परंतु उपसर्जन संज्ञा का एक दूसरा कार्य और है जो हम समास में लगाते हैं, उपसर्जनम पूर्वम। उपसर्जनम पूर्वम वाला नियम यहां नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। जहां पर सभी पदों की उपसर्जन संज्ञा हो जावे वहां पर उपसर्जनम पूर्वम वाला नियम नहीं लगता है। जब नियम नहीं लगता है तो क्या है, दोनों प्रकार से प्रयोग बनते हैं। कभी ये पूर्व शब्द पहले चला जाएगा, उत्तर बाद में आ जाएगा, जैसे यहां पर पूर्व शब्द बाद में है तो उत्तर पूर्वा बना। इसका जब हम पूर्वा शब्द का पूर्व में निपात भी कर सकते हैं तो क्या बनेगा, दूसरा प्रयोग इसी का, पूर्वोत्तरा दिक। दोनों का अर्थ है कि ये पूर्वोत्तरा दिक अथवा उत्तर पूर्वा दिक, दोनों का एक ही अर्थ है। इसी प्रकार से अन्यत्र भी जान लेना है, ये ध्यान रखेंगे। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में क्यों नहीं दो, यहां पूर्व वाली व्यवस्था है ही नहीं, सबकी उपसर्जन संज्ञा है। ठीक है, परंतु एक सूत्र मैंने बताया था है कि विशेषण और सप्तम्यंत पद का यदि बहुब्रीहि समास है, माने बहुब्रीहि समास में यदि सप्तम्यंत पद है कोई या विशेषण है तो उसका पूर्व में निपात होता है, सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि हो। ठीक है, परंतु यहां पर कोई विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, कोई सप्तम्यंत नहीं है,
इसलिए यहां पर तो पूर्व निपात वाला कार्य ना होकर के पर्याय से ऐसा भी प्रयोग बनेगा, ऐसा भी बनेगा। ठीक है, चलिएगा, ये क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आगे आपको कर लेना है। ठीक है, आगे एक सिद्धि आपको ये बता दी मैंने, और इसी प्रकार से आगे बिल्कुल सब कुछ वो ही होगा, पूर्वोत्तरा। ठीक है, ये वो यहां पर दक्षिण पूर्व हमने लगा दिया और वहां उत्तर पूर्व वाली सिद्धि की थी हमने अभी किया था। वहां जो सिद्धि थी वो सिद्धि हमने कौन सी की है, ये वाली की है, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। परंतु अब यहां पर जो उदाहरण दिए हैं वो क्या दिए हैं, उत्तर पूर्वा का नहीं दिया, दक्षिण पूर्वा दिया है, पूर्वोत्तरा दिया है। तो पूर्वोत्तरा ये बन जाएगा उसी का, उत्तर पूर्वा का जब वो पूर्व निपातम पूर्व शब्द का कर देंगे तो पूर्वोत्तरा बन जाएगा। ऐसे दक्षिण पूर्वा बन जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ दक्षिणा सर्वनामना वृत्तमात्रे पूर्ण भावो वक्तव्य से पुल्लिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से उत्तरा, उत्तर पश्चिमा। ठीक है, पश्चिम दक्षिणा, इनकी सिद्धि आप आराम से कर लीजिएगा, इनमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सब जगह आपको पहले विग्रह करेंगे तो ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग रखने पड़ेंगे। यहां पर पश्चिमा है तो पश्चिमा और नस। ठीक है, और दक्षिणा नस ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसको पूर्ण भाव हो जाएगा बाद में, और इसको ह्रस्व हो जाएगा, फिर दोबारा टाप आ जाएगा। ठीक है, फिर सु आ जाएगा, स्वादि उत्पत्ति करके उसका लुक हो जाएगा, और सूत्र से समास हो ही रहा है। ठीक है, तो अब इनके कितने कितने उदाहरण बन जाएंगे देखिएगा। ये दक्षिण पूर्वाधिक और पूर्व दक्षिणाधिक ऐसा बन जाएगा, पूर्वोत्तराधिक और उत्तर पूर्वाधिक, उत्तर पश्चिमाधिक और पश्चिम उत्तराधिक, पश्चिम दक्षिणाधिक और दक्षिण पश्चिमाधिक। आगे पीछे निपात हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका क्लियर। अब आ जाइएगा आगे का सूत्र, सरल है, कुछ कठिन सूत्र नहीं है। तत्र तेनेदमिति स्वरूपे 2:2:27 तत्र अव्यपदम तेन तृतीय व्यक्ति एकवचनांतम इदम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम इति अव्यपदम स्वरूपे प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम। ठीक है, समासः समानम रूपम ययोः ते स्वरूपे बहुब्रीहि समास। ध्यान देंगे, स्वरूप का अर्थ कह रहे हैं समान रूप वाले, समान रूप है जिन दो शब्दों का, वे शब्द क्या है, स्वरूपे माने शब्द रूपे। ठीक है, ये बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें बहुब्रीहि ही की आ रही है, विभाषा आ रही है, सुप आ रहा है, समास आ रहा है। ठीक है, अर्थ तत्र इति सप्तम्यन्ते स्वरूपे पदे तेन इति तृतीयांते स्वरूपे पदे इदम इत्येतस्मिन् अर्थे विभाषा समस्येते बहुब्रीहिश्च समासो भावाति। कहते हैं तत्र इति सप्तम, तत्र का अर्थ है सप्तमी विभक्त्यंत पद, और सप्तमी विभक्त्यंत पद कैसे होने चाहिए, स्वरूपे, समान शब्द होने चाहिए बिल्कुल। जैसे रामे रामे, जले जले, बिल्कुल स्वरूप होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही तेन यदि तृतीयांत, तेन का अर्थ है तृतीयांत शब्द लिया है, वो भी कैसे होने चाहिए, स्वरूप होने चाहिए। जैसे जलेन जलेन, रामेण रामेण, तृतीयांत शब्द दोनों समान होने चाहिए। ऐसे सप्तम में तो उनका क्या है, इदम माने इस, माने इदम इत्ते तस्मिन् अर्थे, इदम शब्द का अर्थ क्या होता है, यह। तो यह इस अर्थ में क्या है, विकल्प करके समास होता है, और वो बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण में केशेषु केशेषु गृहीत्वा
इदम युद्धम प्रवृत्तम केशा केशी। देखिएगा, केशेषु केशेषु ये समान रूप है, सप्तम अंत पद है, दोनों का दोनों एक ही ऐसे शब्द हैं। गृहीत्वा इदम युद्धम, इदम माने यह युद्ध, माने केशेषु केशेषु माने बालों में बालों को पकड़ करके, एक दूसरे के बालों को पकड़ करके क्या है, इदम युद्धम प्रवृत्तम माने ये जो लड़ाई कभी होती है लोगों में, बालों को पकड़ करके स्त्रियों में हो जाती है, पुरुषों में हो जाती है, तो युद्धम प्रवृत्तम ये युद्ध चालू हुआ है, उस युद्ध को क्या बोलते हैं, केशा केशी, कच्चा कची, कच्चा कची का भी वही अर्थ है। ठीक, अब दे सप्तम अंत का हो गया केशा केशेषु केशेषु, तो ठीक है। दंडैश्च दंडैश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम दंडा दंडी मुसला मुसली। दंडई दंडई में दंडों के साथ, दंडों के द्वारा या दंडों के साथ, प्रहृत्य माने प्रहार करके, दंडों से प्रहार करके, इदम युद्धम प्रवृत्तम ये युद्ध प्रवृत्त हुए हैं, माने बना चालू हुआ है, उस युद्ध को क्या बोलते हैं, डंडा दंडी, डंडा दंडी युद्ध। ठीक है, ऐसे मुसला मुसली, ये मुसल शब्द जो पहले कूटने वाला मूसल हुआ करता था, तो पहले लोग घरों में मूसल हुआ करता था तो उसी को उठा के ले आते थे, लड़ाई हो जाती थी, तो बहुत मजबूत होता है, उसका जो नीचे का जो होता है गोला वो लोहे का होता है, किसी के सिर में मार दिया तो फट जाएगा, मर जाते थे लोग। तो प्राचीन काल का उदाहरण है मुसला मुसली, माने मूसलों को लेकर के जो लड़ाई हुई है, मूसलों से प्रहार करके, उस युद्ध को क्या बोलते हैं, मुसला मुसली। अब नहीं होता है, अब दूसरे प्रकार के युद्ध होते हैं। चलिएगा, ये हो गया। अब यहां पर आप देख लेंगे, ठीक है, केशा केशी बन गया, केश, इसका आप ऐसा करेंगे यहां पर केश सुप केश सुप, ठीक है, सप्तम अंत हो गए। अब यहां पर इदम युद्धम इस अर्थ में वर्तमान है ये, तो समास हो जाएगा इसका, सप्तम अंतों का, इनका और स्वरूप है, दोनों का समान रूप है, समास हो गया। तो केश केश बचा, क्या बचा जी बोलो, केश केश, ऐसे बचा केश केश। ठीक है, अब यहां पर एक प्रत्यय होता है, यहां पर एक प्रत्यय होता है, प्रत्यय वाला सूत्र में बता देता हूं। ठीक है, अब यहां पर प्रत्यय होता है आपका, चलिए ये यहां पर ये सूत्र से इच्छ कर्म व्यतिहारे, क्या इच्छ कर्म व्यतिहारे से क्या हो जाता है, कर्म व्यतिहार का अर्थ होता है माने एक दूसरे की क्रिया, माने उसने उसके बाल पकड़े, उसने उसके बाल पकड़े, तो व्यतिहार हो क्रिया का। तो इसमें क्या होता है, बहुब्री समास में बहुब्री समस्त पद से इच प्रत्यय होता है, कर्म व्यतिहारे यो बहुब्री तस्मात् इच प्रत्ययो भवति। कर्म व्यतिहार में बहुब्री समास कौन से सूत्र से होता है, तत्र तेनेदमिति स्वरूप, इससे होता है, इसको हम पढ़ रहे हैं, तो इससे समासांत इच प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, इच प्रत्यय हो गया, और इच प्रत्यय होने के बाद में यहां पर एक सूत्र है, अन्य शामपि दृश्यते, ये छठवें अध्याय, वो पांचवें अध्याय चौथे पाद का था, ये छठवें अध्याय के तीसरे पाद का 136वां सूत्र है। ये कहता है कि अन्य शामपि दीर्घो दृश्यते, यस्य दीर्घो न विहिता दृश्यते च प्रयोगे सा सह अनेन सूत्रेण शिष्ट प्रयोगात अनुगंतव्य। इस सूत्र से क्या होता है, केश केश, तो केशा पूर्व वाले शब्द के अंतिम जो वर्ण है उसको दीर्घ हो गया है इस सूत्र से, बस। तो क्या बन गया अब आपकी स्थिति, आइएगा
अब आपका इतना समास हो गया था, ये केश और केश, इच प्रत्यय हो गया, ये चकित संज्ञा हो गई, हरंतम तस्य लोपा, और यची भम से भसंज्ञा हो गई इसकी, और भस्य के अधिकार में यस्य तीच से आकार का लोप हो गया, और अन्य शामप दृश्यते से क्या हो गया, दीर्घ हो गया, जो अभी सूत्र मैंने पढ़ाया था। तो केशा केश ई, केशा केशी, ध्यान दीजिए क्या हुआ, केशा केशी बन गया आपका ये अभी। ऐसा बन गया। अब इससे करेंगे स्वादि उत्पत्ति। स्वादि उत्पत्ति, तो ये जो इच प्रत्यांत शब्द होते हैं, क्या इच प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अव्ययी भाव समास संज्ञा हो जाती है। इच प्रत्यांत शब्दों को कहा माना है, तिष्ठत गु गण में पढ़ा था हमने, क्या तिष्ठत गु गण था, तिष्ठत गु प्रवृत्ति नीच। आइएगा सूत्र देख लीजिएगा, ये हमने सूत्र पढ़ा था, ये समाज प्रकरण प्रथम अध्याय के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 17वां सूत्र था, अव्ययी भाव समास पर तिष्ठत गु प्रवृत्ति नीच। इसी गण में यहां पर यह सूत्र पढ़ा था कि इच्छ कर्म व्यतिहारे, कि कर्म व्यतिहार में जो इच्छ प्रत्यांत शब्द हो जाते हैं उनकी अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है। अब क्या है, पहले बहुब्री समास हो गया, इच प्रत्यय आ गया, अब इच प्रत्यय आने पर इसकी क्या संज्ञा हो गई, केशा केशी की अव्ययी भाव संज्ञा। अव्ययी भाव संज्ञा होने से क्या हो गया, अव्ययी भावश्च से नपुंसक लिंग हो गया। ध्यान देंगे, यहां प्रथमावृत्ति में लिखा नहीं है, परंतु जो भी इच प्रत्यांत इसके उदाहरण है वो सारे नपुंसक लिंग बनेंगे। किसी को कहें, ठीक है, किसी को कहें तो कहें अव्ययी भावश्च से, अव्ययी भावश्च दूसरे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है, ठीक है, पहले हमने कई बार पढ़ाया है आपको, और मैं आपको संख्या भी बता देता हूं, ठीक है, देख लीजिएगा। ये 2-2-18 देख लीजिएगा, क्या है, 2-2-18, अब 2-4 है, सॉरी 18 नहीं होगा, तो 2-4-18 ऐसा है, ठीक है, 2-4-18 अव्ययी भावश्च, अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होता है, हमने खूब किया है। तो अब ये सभी जो केशा केशी, दंडा दंडी, मुसला मुसली, ये सारे नपुंसक लिंग हो जाएंगे। नपुंसक लिंग होने से क्या होगा जी, बोलो, नपुंसक लिंग होने से होगा कि यहां पर ये ऐसा हमने बना लिया, केशा केशी और स्वादि उत्पत्ति की सु आ गया। अब यहां क्या है, स्वमोर नपुंसकात, तो नपुंसक लिंग हो गया, नपुंसक लिंग उससे उत्तर सु और अम का लुक हो जाता है, तो लुक हो गया, तो केशा केशी बन गया। अब अव्ययी भाव समास में इसका ऐसा ही रूप चलेगा, सबका ही लुक होता जाएगा। वैसे ऐसे इसका अव्ययी भाव संज्ञा होने से स्वमोर नपुंसकात लगता नहीं है, वस्तुतः क्या लगना चाहिए, अव्ययी भावश्च जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का है उससे इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, तो अव्यय दाप सुपर से इसका लुक होगा, वास्तव में क्या होगा, अव्यया दाप सुपर से, ठीक है, ये सही ध्यान आया कि समोर नपुंसकात से नहीं करेंगे, नपुंसक लिंग है, परंतु साथ में इसकी क्या है, अव्ययी भावश्च से, जो दूसरा वाला है, पहला वाला सूत्र प्रथम अध्याय के पहले पाद का, वहां से क्या हो जाती है, अव्ययी भाव की अव्यय संज्ञा हो जाती है, तो अव्यया दाप सुपा से उसका लुक हो जाएगा सभी प्रत्ययों का। तो इसका जब रूप चलाएंगे तो ऐसा ही चलेगा, केशा केशी, केशा केशी, केशा केशी, केशा केशी, केशा केशी, केशा केशी, सारा सभी विभक्तियों में ऐसे ही चलेगा, ठीक है, चलिएगा।
ऐसे ही कच्चा कच्ची, तो कच्च शब्द है कच्ची, तो कच्चेषु कच्चेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम कच्चा कच्ची। दंडैश्च दंडैश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, तो यहाँ दंडई दंडई तृतीयांत है, तो दंड भिस ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और दंडा दंडी बन जाएगा और बाकी काम इसी के समान हो जाएंगे। ऐसे ही मुसलई मुसलईश्च मुसलईश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, मुसला मुसली, तो मुसल भिस और बाकी के सारे फिर काम आप समास आदि कर लीजिएगा, लुक आदि कर लीजिएगा, इच प्रत्यय हो जाएगा, अव्ययी भाव संज्ञा हो जाएगी, अव्ययी भावश्य नपुंसकलिंग हो जाएगा, और अव्ययी भावश्य से इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी, और अव्ययदाप सुबह से लुक हो जाएगा। अब आ जाइएगा। ठीक है, यहां पर ये लिख भी दिया इन्होंने। ठीक है, ये अन्य शामपि दृश्यते इच कर्म व्यतिहारे तिष्ठद्गु प्रवृत्तिनी च, गण पाठ में होने से इच प्रत्यांत की अव्ययी भाव संज्ञा होती है, अतः उदाहरणों में नपुंसक लिंग तथा विभक्ति का लुक हो गया है, लुक हो गया है। तो ये हो गया आपका, मैंने बता दिया। ठीक है, चलिएगा अब बहुब्री समास का अंतिम सूत्र है, बस आज समाप्त करेंगे बहुब्री समास को। ठीक है, बहुब्री समास का अंतिम सूत्र। अब इसके बाद में एक समास और बचेगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का एक सूत्र है। ठीक है, चलिएगा आइएगा। तेन सहेति तुल्य योगे 2-2-28, तेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांतम सह अव्यापदम इति अव्यापदम, तुल्य योगे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम समासः। तुल्येन योगः तुल्य योगः तस्मिन् तुल्य योगे तृतीया तत्पुरुषः। तुल्येन माने समानता से योग, योग माने संबंध, तुल्यो ने योगा तुल्येन संबंधः माने समान रूप से संबंध, उसको क्या कहा है यहाँ पर, तुल्य योगा। और ते तस्मिन् तुल्य योगे। अनुवृत्ति बहुब्री की आ रही है, भाषा सुप समासा इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, सरल शब्द है, सरल अर्थ है। अर्थ तुल्य योगे वर्तमानम सह इत्येतदाव्ययम् तेनेति तृतीयांतेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते बहुव्रीहिश्च समासो भावति। कहते हैं तुल्य योगे वर्तमानम, तुल्य योगे का माने समान संबंध, क्या समान संबंध दिखाने। समान संबंध की बात करेंगे तो कम से कम 2 का दिखाएंगे, समानता दिखाने के लिए कम से कम 2 तो चाहिए। तो तुल्य योगे वर्तमानम सहा माने समान संबंध दिखाने के अर्थ में, बताने के अर्थ में, वर्तमान जो सहा अव्यय, सहा माने 7 अर्थ वाला है, इत्येतदव्ययम् तेन इति तृतीयांत, तेन का अर्थ यहाँ पर क्या है, तृतीयांत शब्द के साथ में सुबंतेन सह, सुबंत के साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होता है, समास होता है। और बहुव्रीहिश्च समासो भवति, और वो बहुव्रीहि समास होता है। बिल्कुल सरल है। उदाहरण में देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा, क्लियर, कोई परेशानी नहीं आएगी। उदाहरण, सह पुत्रेण आगतः सपुत्रः, सपुत्रः पिता, इसको कहा जाए पिता को, माने पुत्र के साथ में आया हुआ पिता। अब यहां पर समान संबंध दिखाया जा रहा है। समान संबंध किसका दिखाया जा रहा है, 2 क्रियाओं का। ध्यान देंगे, क्या 2 क्रिया, एक पिता के द्वारा क्रिया और एक पुत्र के द्वारा क्रिया, दोनों क्रियाएं साथ साथ हुई हैं। और दोनों क्रियाओं का संबंध क्या है, युगपत कालिक हैं या युगपत कालीन क्रियाएं, माने एक साथ होने वाली क्रियाएं। तो दोनों क्रियाओं का समान रूप से संबंध दिखाया जा रहा है, दोनों ने समान क्रिया की है।
दोनों ने समान क्रिया की है, इस बात को कौन बता रहा है? इस बात को बता रहा है सह अव्यय। पुत्रेण पिता, पुत्रेण सह आगतः पिता, माने पुत्र भी आया साथ में पिता भी आया। ऐसे कहते हैं पुत्र के साथ में पिता आया, पिता जैसी पिता आने की क्रिया कर रहा है वैसा ही पुत्र भी कर रहा है। तो आगमन क्रिया, दोनों की आगमन क्रिया, आगमन क्रिया एक कालिक को बताने के लिए सह का प्रयोग हो रहा है, इसलिए तृतीयांत के साथ में सह का समास हो जाएगा। इस तृतीयांत के साथ में तो सपुत्रः, ठीक है। ऐसे ही छात्रेण सह आगतः स छात्रः अध्यापकः, माने छात्र के साथ आया हुआ अध्यापक। स कर्मकरः कर्मकरेण सह आगतः स्वामी, स कर्मकरः माने नौकर के साथ आया हुआ मालिक। तो नौकर और मालिक की आगमन क्रिया एक कालिक है, अलग अलग नहीं है, एक कालिक है। दोनों का एक कालिक संबंध बताया जा रहा है, बस यही तुल्य हो गए यहां पर, और कुछ भी नहीं विशेष। ठीक है, तो इसमें आप कैसे विग्रह करेंगे, इसमें कुछ विशेष नहीं है। इसमें एक मैं बता देता हूं आपको, जैसे सह है ये, ठीक है, सह है और सह सु आ जाएगा, और ये पुत्र पुत्र टा आ जाएगा। इस सूत्र से क्या है, समास हो जाएगा, बहुब्री समास। ये बनेगा सह पुत्र। अब यहां पर एक सूत्र है वोपसर्जनस्य, ठीक है, ये 6वें अध्याय के 3 पाद का 81वां है। वोपसर्जनस्य से क्या हो जाता है, सह को भाव हो जाता है उत्तर पद के परे रहते, तो पुत्र के बाद में रहते हुए सा को सा हो गया, तो क्या बन गया, सा पुत्र, और स्वादि उत्पत्ति करके सपुत्रः, ऋतु विसर्ग आदि होकर के सपुत्रः, ठीक है, ये हो गया। यहां पर इन्होंने दिखा दिया पुत्रेण में तृतीया सहयुक्त या प्रधानी से होती है, माने सह के योग में तृतीया होती है, तो आपको पता ही है। और सच्छात्रा में क्या है, वही सारी प्रक्रिया है। तो छात्र ये छ और आ गया छे च से तुक आगम हो जाता है, माने सा ये ह्रस्व है, ह्रस्व से उत्तर क्या है, छ के परे रहते तुक आगम हो गया है, और तुक को त बचता है, और त को स्तोष्टुनाष्टु से ष्टुत होकर के च हो जाता है, तो सच्छात्रा बन जाता है। और इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है, बस इतना ही है। और इसका बहुत समास में प्रयोग होता है, इस समस्त पद का खूब प्रयोग होता है इनका, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तेन सहित तुल्य हो गए, ठीक है, चलिएगा। तो ये आपका बहुब्री समास कंप्लीट हो गया मित्रों, ठीक है। ये वोपसर्जन से भी देख लीजिएगा, यहां पर ये लिखा हुआ है, मैं वोपसर्जन का अर्थ यस्य समासस्य सर्वे अवयवा उपसर्जनी भूता तदवयव अवयवस्य सह शब्दस्य भाव इत्ययम् आदेशो भाव वा स इत्ययम् आदेशो भवति। अरे जिस समास के सभी पद उपसर्जन हो जाते हैं, तो ऐसे उस समस्त पद के अवयव सह अव्यय को विकल्प करके क्या हो जाता है, स हो जाता है। तो यहां पर हो गया है जिस पक्ष का, ठीक है। दूसरे पक्ष का ऐसा भी बनेगा, जैसे सपुत्र सहपुत्र भी बनेगा, और दूसरा तीसरा क्या बनेगा, जब समास नहीं होगा तो पुत्रेण सह आगतः, ऐसा भी प्रयोग हो सकता है। 3 प्रयोग हो जाएंगे, सपुत्र आगतः, सहपुत्र आगतः और पुत्रेण सह आगतः, तीनों का समान अर्थ है, ठीक है। चलिएगा, ये आपका समास हो गया बहुब्री। अब मित्रों आपका हमने बहुब्री समास के कितने सूत्र हैं, शेषो बहुब्री ही अनेक मन्य पदार्थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे यही सूत्रों में समास होगा और कहीं नहीं होगा। संख्या व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्ये दिंग नामान्यंतराले
तत्र तेनेत मित स्वरूपे और तेन सहेति तुल्य हो गए। इतने सूत्र हैं। इनमें से कौन से सूत्रों का अधिक समास प्रयोग होता है मैं बता देता हूं। एक तो इसके द्वारा प्रयुक्त जो समास है उसका अधिक प्रयोग होता है, इसका बहुत कम होता है, इसका भी बहुत कम होता है, इसका भी थोड़ा होता है, थोड़ा होता है, और सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो होता है इस सूत्र के द्वारा किए गए समास का, अनेकमन्य पदार्थे। ठीक है, तो चलिएगा, ये आपका हो गया कंप्लीट बहुब्रीहि समास। अब आगे की कक्षा में है हमारा अंतिम समास। बोलो, चार थे द्वंद्वा, द्वंद्व समास। द्वंद्व के भेद भी बताएंगे आपको। ठीक है, बहुत आनंद आया मित्रों। इस समास प्रकरण को मैंने इतने विस्तार से पढ़ाया, इतने विस्तार से पढ़ाया कि कहीं किसी गुरुकुल में, किसी विश्वविद्यालय में, किसी पाठशाला में कहीं पर भी नहीं पढ़ाया गया। ऑफलाइन भी मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ा दिया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना परिश्रम कर रहे हैं। मैंने तो अपनी तरफ से जितना आपको देना चाहिए था उससे भी अधिक देने का प्रयास किया, उससे भी अधिक। अब आपने कितना लिया है, कितना परिश्रम किया है, कितना आपका बुद्धि सामर्थ्य है, ये आप जानते हैं। चलिएगा, वीडियो उपलब्ध है आपके लिए। एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिएगा, बार बार देखते रहिएगा। जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखिए। ठीक है, क्योंकि इनमें ऐसी चीजें हैं तो कई बार सुनने के बाद में वो स्पष्ट होती हैं। ये हमारा अनुभव है, इसलिए कह रहे हैं। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।